Welcome to Immunology. Hey everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Welcome to Immuno Session. बेसिकली आज का हमारा दूसरा लेक्चर है और मैंने आपको इनेट और अडॉप्टिव के बारे में जो डिफरेंस बताया उसके बाद मैंने आपको कुछ स्टोरी बतानी है। सबसे पहले यू शुड कीप इन योर माइंड कि अगर इम्यूनो को आप एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ये एक बहुत बड़ा अजाब है, और अगर आप एज अ स्टोरी पढ़ोगे तो इट्स ओ माई गॉड, इट्स जस्ट लाइक अ हलवा। आप हलवा समझ लो, गाजर का हलवा या फिर किसी भी चीज़ का हलवा बन जाएगा ये। मतलब ये इतनी मज़े की स्टोरी है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, कल मैंने आपको इनेट इम्यूनिटी और अडॉप्टिव इम्यूनिटी के बहुत अच्छा समझाया था। उसके बाद मैंने आपको सेल्स बताए थे, कौन कौन से सेल्स हमारे इनेट इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहे हैं और कौन कौन से सेल्स हमारे अडॉप्टिव में हैं। और अगर आपको सेल्स याद है ना, तो आपको रिसेप्टर्स भी इनके याद होंगे। रिसेप्टर्स याद हैं तो आप इनकी साइकिल्स, इनके रिएक्शन बड़े अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। तो बेसिकली आपको अपने सबसे पहले तो इनके सेल्स को रट्टा मार लेना चाहिए, इतना अच्छा मेमोराइज करना चाहिए। अच्छा, तो जो कल हमने सेल्स पढ़े थे, मैंने सोचा कि मैं आपको फिगर 58.1 से भी बता दूं कि जो अडॉप्टिव में सेल्स आ रहे हैं और जो हमारे इनेट इम्यूनिटी में सेल्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास हमने जितने भी कल सेल्स पढ़े ये सारे के उनसे थे वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स थी। हमें पता है ये क्या होता है कि भाई बोन मैरो में बनता है, मल्टीपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से बनता है। उसके बाद माइलॉइड प्रोजिनेटर होता है और एक लिम्फॉइड। प्रोजिनेटर को आप एज अ नस्ल समझो कि एक चलेगी माइलॉइड की नस्ल, एक चलेगी लिम्फॉइड की नस्ल, ठीक है। एक होगी माइलॉइड की और एक लिम्फॉइड में। माइलॉइड में आप सिंपल ये देखो कि इसमें रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स तीनों बन रहे हैं। लेकिन लिम्फॉइड में वाइट ब्लड सेल्स के सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं। बचपन से पढ़ते आए रहे हैं कितने लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स है और टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। हमारा ना रेड प्लेटलेट से ताल्लुक़ है इम्यूनोलॉजी में, ना ही हमारा रेड ब्लड सेल से ताल्लुक़ है इम्यूनोलॉजी में। हमारा सिर्फ ताल्लुक़ है ये हमारे वाइट ब्लड सेल से। तो अब आपने ये कीप इन योर माइंड कि माइलॉइड प्रोजिनेटर जो नस्ल बना रही है उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स सारे हैं ना वो हमारे इनेट इम्यूनिटी में आ रहे हैं। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। सबसे पहले यहाँ से चलो, डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, इओजिनोफिल, बेजोफिल। इसको तो आप निब से याद करो। निब नहीं होती, पेन की निब, पेन की निब होती है ना, उससे NEB से याद कर लो, ठीक है। उसके बाद मास्ट सेल्स, ठीक है। आपको ऑलरेडी हम ये पढ़ के आ चुके हैं। ये हमारे पास जितने भी सेल्स हैं ये हमारे पास हो गए इनेट सेल्स, इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। अच्छा, अब डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजेस में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले ना इस एरो का मतलब समझ लो, इससे ना रिलेटेड MCQs आता है कि जो हमारा मैक्रोफेजेस है ना, आपको पता है वो जब टिश्यू में जाता है तो वो जो मोनोसाइट है ना, जो जब वो टिश्यू में जाता है तो वो मैक्रोफेज बन जाता है। और जब मोनोसाइट हमारी इन्फ्लेमेशन हुई हुई हो ना, जब वहाँ जाता है तो डेंड्रिटिक सेल बन जाता है। इसलिए ये वाला जो एरो है ना, आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ मोनोसाइट से भी बन रहे हैं। अच्छा, फिर एक और एरो है, ये अलग से भी बन रहे हैं। कई मतलब ऐसा होता है कि मैक्रोफेज अलग से भी बनता है, ज़रूरी नहीं है वो मोनोसाइट से बने, अलग से भी बने हुए होते हैं। तो बस इसका मतलब ये था, इतना कुछ ख़ास नहीं था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हमारे तकरीबन जो इनेट इम्यूनिटी के सेल्स हैं ना वो कहाँ से आ रहे हैं, माइलॉइड प्रोजिनेटर से। ये बुक की लाइन है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हमारे पास आते हैं लिम्फॉइड प्रोजिनेटर। प्रोजिनेटर नस्ल कौन सी नस्ल है, लिम्फॉइड से कौन से आ रहे हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जिस पर मैंने आपको रिसेप्टर्स बताया था, BCR रिसेप्टर हम होता है और TCR रिसेप्टर होता है। अब बी सेल्स की कितनी टाइप्स हैं आगे पढ़ेंगे। टी सेल्स की ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 2 टाइप्स हैं। मैंने आपको बताया था हमारी टी हेल्पर सेल जिसको हम CD4 सेल्स कहते हैं और CD8 कहते हैं साइटोटॉक्सिक सेल को, और किलर सेल भी कहते हैं उसको। आगे मैं मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ, ये बुक की लाइन है। नेचुरल किलर सेल्स वाहिद प्रोजिनेटर है, ये MCQs है UHS का, ठीक है। ये MCQs है। ये बन किस से रहा है, लिम्फॉइड प्रोजिनेटर से।
लिम्फॉइड से, बट नेचुरल किलर सेल्स इनेट सेल्स में आता है। मतलब कि बुक की लाइन है, मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मोस्ट सेल्स, ये वाले पढ़ लो, मोस्ट सेल्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी अराइज फ्रॉम माइलॉइड प्रिकर्सर। मतलब माइलॉइड से तकरीबन बन रहे हैं, देखो ये माइलॉइड से बन रहे हैं ना, हमारी निब भी, मैक्रोफेज भी, डेंड्रिटिक सेल भी, मोनोसाइट भी, ये सारे किससे बन रहे हैं? माइलॉइड से। लेकिन जो नेचुरल किलर सेल्स हैं है तो इनेट इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, मगर बन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से। इतनी सी बात है, सिंपल, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने स्टिकी नोट्स लेने हैं और इनको ड्रॉ करना है और यहाँ लगा देना है, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सा सेल इनेट इम्यूनिटी में है और कौन सा सेल अडॉप्टिव इम्यूनिटी में है। अब आ जाते हैं आपकी स्टोरी पे। स्टोरी में अभी बताना शुरू करती हूँ, उससे पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊँगी जिस पर मैंने कल प्रीवियस लेक्चर एंड किया था। जो हमारी इनेट इम्यूनिटी के सेल्स हैं ना, डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और मास्ट सेल्स, इनमें ये 2 सेल्स जो है ना दिखावा करते हैं। दिखावा इट्स मीन, आगे बताती हूँ, इसको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और ये पूरा टॉपिक है आपका, यूएचएस की साइकिल्स इस पे बेस करती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APCs कहते हैं, ठीक है। मतलब दिखावा करने वाले, शो ऑफ करने वाले। जैसे कुछ लोग बहुत शो ऑफ करते हैं ना, हमने ये अच्छा काम कर लिया है। तो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, कुछ डॉल्फिन में ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कोई अच्छा काम करे ना तो सर्टिफिकेट लेके फिरते हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया। सेम एग्जैक्टली हमारी अडॉप्टिव इम्यूनिटी में B सेल्स जो है ना वो शो ऑफ करते हैं। B सेल्स को भी कहते हैं हम APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। इन द सेंस, ये लोग जब ना हमारे किसी पैथोजन को पकड़ते हैं ना, तो उसको उस फतह का झंडा लगाते हैं कि हमने इस पैथोजन को पकड़ा है। मतलब ये इसमें ये 2 सेल्स पकड़ते सारे हैं, लेकिन दिखावा ये करेंगे डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजेस, और यहाँ से B सेल्स। दैट्स इट। अच्छा, अब ये ना फतह का जो झंडा है ना अपने ऊपर किस जगह लगाएंगे? मतलब अब इनके ऊपर फ्लैग तो होने से ना, इनके पास होता है, इनके पास एक यूनिक रिसेप्टर है, ठीक है, जिसको या प्रोटीन कह लो, हम उसको कहते हैं MHC2। लिख लो, जो APCs हैं उनके पास होता है MHC2। और APCs कौन से हैं हमारे पास? 3 है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। A few moments later. अच्छा, तो हमारे पास APCs सिर्फ 3 है, और वो फतह का झंडा किस पे लगाते हैं? अपनी इस प्रोटीन पे, MHC2। MHC2 क्या है मैं अभी बताती हूँ। उससे पहले तुम लोग ये देख लो, ये आपने ना स्टिकी नोट पकड़ना है, अपना यहाँ पर ना लगा देना अपनी बुक के ऊपर, कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ ये 3 सेल्स जो हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, जिनको हम APCs कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और ये फतह का झंडा लगाते हैं कौन सी प्रोटीन पे? MHC2 पे, ठीक है। डेंड्रिटिक सेल हो गया, मैक्रोफेज हो गया इनेट इम्यूनिटी में, ठीक है। उसके बाद B सेल हो गया, ये हमारे पास क्या है? APCs है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं कि हमने अच्छा काम कर लिया है। अब मेरी बात सुनो, आप लोगों ने अपने ना मैं मज़े की चीज़ बताने वाली हूँ। अब ये इतनी मज़े की चीज़ है, यू कैन नॉट इमेजिन, इससे इतने रिलेटेड MCQs आते हैं और आपके कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होंगे। क्या स्टोरी है कि हमारे तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स पे, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स हैव, आप बुक पे लिख लो ये बात, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स हैव, हमारी जो बॉडी में जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं ना, हैव MHC1। Oh my God. 1, लेकिन MHC2 किसके पास है? सिर्फ 3 के पास। कौन से 3 है? ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अपना स्टिकी नोट लो और चिपका दो, ताकि जब तुम लोग सेल्स पढ़ो ना तो तुम लोगों को ये 2 बातें तो याद हो। अच्छा, तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स के पास MHC1 है, लेकिन सिर्फ APCs है उनके पास MHC2 भी है, एक्स्ट्रा एक चीज़ है। इस MHC2 पे क्या करते हैं? वो दिखावा करते हैं, अपना एंटीजन लगाते हैं कि हमने ये फतह कर लिया, हमने अपने पैथोजन को मार दिया। कैसे मारा है वो मैं स्टोरी बताती हूँ, सिर्फ अभी इतना ही माइंड में रखो। उसके बाद हमारे पास तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं हमारी बॉडी में, सवाए एक्सेप्ट हमारे रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के अलावा। मतलब MHC किसके ऊपर नहीं होगी? ना रेड ब्लड सेल्स पे होगी, ना प्लेटलेट्स पे होगी। बस इससे रिलेटेड MCQ आ सकता है, एज सच अभी यहाँ तक माइंड में रखो। अब तुम लोगों को ये पता होनी चाहिए बात, ठीक है, ओके, यहाँ तक डन हो चुके हैं। उसके अलावा एक और मज़े का रिसेप्टर बताने वाली हूँ इन सेल्स पे जो लगा हुआ होता है।
इन सेल्स पे जो मज़े का रिसेप्टर्स लगा हुआ होता है वो बताने वाली हूँ, ठीक है। What? अच्छा, अब एक और रिसेप्टर बताने से पहले ना मैं आपको बुक की लाइन बता दूं। ये जो मैं आप लोगों को एपीसीज की बात बताई है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की, ये मैंने किससे रिलेटेड बताई है, बुक की लाइन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस वन, ये मैंने चैप्टर नंबर 57 ओपन किया हुआ है। चैप्टर नंबर 57 का सेकेंड पेज है और उस पर पैराग्राफ में ये लाइन है, इनेट होस्ट डिफेंसेस परफॉर्म 2 मेजर फंक्शंस। मतलब इनेट सेल्स 2 मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक किलिंग इन्वेडर्स, एक तो जो हमारे पैथोजेंस हैं उनको किल कर रहे हैं, दूसरा वो कर रहे हैं एक्टिवेट कर रहे हैं अडॉप्टिव इम्यूनिटी को। अच्छा, अब वो अडॉप्टिव इम्यूनिटी को कैसे एक्टिवेट करते हैं, यही क्वेश्चन है कि भाई एक तो इनेट सेल्स जो हैं हमारे, इनेट सेल्स जो डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेज, नेट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मास्ट सेल्स, ये क्या कर रहे हैं, एक तो पैथोजन को खा रहे हैं, हमें पता है, किल कर रहे हैं। दूसरा ये क्या कर रहे हैं, ये एक्टिवेट कर रहे हैं हमारे बी सेल और टी सेल को, मतलब अडॉप्टिव इम्यूनिटी को। कैसे कर रहे हैं, बेसिकली ये क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, दिखावा करते हैं। ये क्या करते हैं, एंटीजन उठाते हैं अपने किस पर, अपने एपीसीज MHC2 पे, MHC2 पर एंटीजन उठाते हैं और भाग के टी सेल और बी सेल के पास जाते हैं और उसको दिखाते हैं कि पैथोजन आया, तुम लोग एक्टिवेट हो जाओ। ये स्टोरी मैं अभी बताती हूँ, अभी यहाँ तक माइंड में रखो। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने एक और अपने रिसेप्टर पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट अ मिनट, यस, दिस वन। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है और उस क्वेश्चन को लेके मैं आगे चलूँगी और मैं आप लोगों को सिर्फ अभी स्टोरी बता रही हूँ। अभी मैंने आप लोगों को अंदर से कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैं सिर्फ जस्ट स्टोरी बता रही हूँ इम्यूनो में करने क्या वाले हैं और हो क्या रहा है, सेल्स क्या काम कर रहे हैं। अब हमारे पास हो जाता है, ये एक लाइन है, अब इस लाइन का मतलब समझो। इम्यून रिस्पॉन्स इज शेप्ड बाय द PRR एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द इनिशियल इनकाउंटर विद इनेट इम्यूनिटी। इस लाइन का क्या मतलब है वो समझना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब स्टोरी हमारी अब स्टार्ट हुई है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, ओके, अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले मैंने कल से स्टार्ट करी हूँ अपने टॉपिक से। सबसे पहले हमें कोई भी चोट लगी, जैसे मुझे लगी, ठीक है, इसके थ्रू, इन्वायरमेंट के थ्रू किसी भी तरीके से कोई पैथोजन अंदर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है, हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी पैथोजन है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अंदर चला गया। अब फ़ौरन हमारी बॉडी में ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। अब ना यहाँ डेंड्रिटिक सेल कैसे आया और उसको कैसे पता चला ये एक पैथोजन है, क्वेश्चन अराइज होता है, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, उसको कैसे पता चला ये पैथोजन है और मैंने इसको इनगल्फ करना है तो नॉन स्पेसिफिक, उसको ये नहीं पता ये बैक्टीरिया, वायरस है, क्या है, उसको ये नहीं, इससे सरोकार नहीं है, उसको इससे कोई भी वास्ता नहीं है, उसको बस ये है कि भाई ये एक पैथोजन है, मैंने इसको खाना है। तो उसको कैसे पता चला, बेसिकली हमारे जो इनेट इम्यूनिटी के सेल्स हैं उन पे लगा हुआ होता है एक रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर। अच्छा, एपीसीज क्या था, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स, वो आगे है, उसका फंक्शन आ गया है, पहले ये सुन लो। पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स PRRs, इस पे लगा हुआ होता है, जो हमारे डेंड्रिटिक सेल्स है, इनेट सेल, इन पे लगा हुआ होता है PRRs। और हमारे पैथोजन पे लगा हुआ होता है पैम्प्स। वट, पैम्पर से याद कर लो, ये पैम्पर लगा के आता है, पैम्प्स। अब पैम्प्स की एब्रीविएशन क्या है, पैम्पर तो नहीं है, तो सिर्फ अभी सुन लो कि इसके ऊपर लगा हुआ होता है पैम्प्स, जो हमारे पैथोजन है, कोई भी आया, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, अल्लाह ताला ने ना इनके लिए ऑलरेडी इन पर ना पैम्प्स लगा के फेरे होते हैं, मतलब ऐसे पैम्पर लगाए हुए होते हैं इन्होंने, ठीक है। इनके ऊपर लगे हुए होते हैं पैम्प्स और हमारे जो इनेट सेल्स हैं, चाहे वो हमारे पास, सुन लो ज़रा, चाहे वो हमारे पास न्यूट्रोफिल आएगा, चाहे वो इओसिनोफिल आएगा, चाहे वो बेसोफिल आएगा, या मास्ट सेल आएगा, या हमारे पास मैक्रोफेज आएगा। अब ये मैक्रोफेज की बात बताती हूँ, या फिर हमारे पास क्या आएगा, मैक्रोफेज आएगा। मैक्रोफेज बुक ने ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे इस टाइप का, ठीक है।
ठीक है, मैक्रोफेज हो चाहे कुछ भी हो, उन सब के ऊपर लगे हुए होते हैं हमारे पास PRRs बहुत सारे लगे हुए होते हैं। ठीक है, मतलब पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, और वो उसके थ्रू पैम्प्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर ये डेंड्रिटिक सेल उसको इनगल्फ करने की कोशिश करता है। अब क्या कर दिया उसने, इनगल्फ कर लिया है, उसको खाएगा, तोड़े फोड़ेगा, उसको क्रच क्रच करके ऐसे क्रुच मुरुच खा खा के मज़े का है वो खा रहा है हमारा डेंड्रिटिक सेल। फिर क्या करेगा, अपनी फतह का झंडा ऊपर लगा देगा। एक तो इसके ऊपर PRRs भी थे ना, PRRs बता चुकी हूँ, उसके अलावा इसके ऊपर एक जो है ना एंटीजन एक प्रोटीन होता है जो कि मैंने आपको बताया था MHC2 होती है। इसके पास MHC1 भी होगी क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सेल भी है। हमेशा ये बात याद रखना, जो APCs हैं उनके पास MHC1 भी है और MHC2 भी है। MHC1 भी है, MHC2 का इसलिए जिक्र किया जाता है क्योंकि यूनिक प्रोटीन है, इन्हीं के ऊपर है, इन 3 सेल्स के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है, मतलब डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेज के ऊपर है। अच्छा, अब ये फतह का झंडा कहाँ लगाता है, ऊपर MHC2 के ऊपर एंटीजन लगाता है। व्हाट इज एंटीजन, एंटीजन एक ना एक पार्ट है इसके, ये क्रच क्रच करके खाया ना, अब जैसे इतना जालिम है, खा के ना, जालिम तो नहीं कह सकते, खा के ना वो थोड़ा सा उसका पीस लगा देता है ताकि सबको नजर आए मैंने फतह कर लिया। अब ये क्या करेगा, स्टोरी सुन लो, ये बहुत मजे की स्टोरी है। अब उस लाइन का मतलब बता रही हूँ जो हमारे चैप्टर नंबर 57 की लाइन थी जो अभी मैंने आपको दिखाई है। भाग कर जाएगा हमारे B सेल्स और T सेल्स के पास, T सेल्स के पास जाता है पहले ये। T सेल्स कहाँ पड़े होते हैं, हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स में। आपको पता है ना, B लिम्फोसाइड्स और T लिम्फोसाइड्स कहाँ होते हैं, लिम्फ नोड्स में पड़े हुए होते हैं, लिम्फ नोड में पड़े होते हैं। हमने मेरे ख्याल से प्रीवियस जो हमारी हीमाटोलॉजी उसमें पढ़ा था, लिम्फ नोड्स में पड़े होते हैं B लिम्फोसाइड्स और T लिम्फोसाइड। भाग के T सेल्स को दिखाएगा और कहेगा देखो एंटीजन आया है बॉडी में, एंटीजन आया है, मैंने ये फतह कर लिया है, यहाँ एंटीजन आया हुआ है, तुम एक्टिवेट हो जाओ। T सेल्स एक्टिवेट होंगे, T सेल्स एक्टिवेट करेंगे B सेल्स को। पूरी इम्यूनो में यही स्टोरी चल रही है। डेंड्रिटिक सेल ने पैथोजन को खाया विद द हेल्प ऑफ, पहले पकड़ा PRRs और पैम्प्स के थ्रू, उसने उसको इनगल्फ किया, क्रच क्रच करके खाया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल MHC2 पे अपना लगाया एंटीजन, भाग के गया T सेल्स के पास, T सेल्स को दिखाया देखो एंटीजन आया है, एक्टिवेट हो जाओ, तुम जल्दी से जाओ और आके इनको सबको पकड़ो, क्योंकि एक पैथोजन तो नहीं आता, बहुत सारे आते हैं ना। अच्छा, T सेल्स को कहा एक्टिवेट हो जाओ, T सेल्स ने कहा B सेल तुम भी एक्टिवेट हो जाओ, चलते हैं दोनों इकट्ठे। अभी यहाँ पर बहुत सारी मजीद स्टोरी है जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे, लेकिन दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये हमारा कंसेप्ट था और यही हमारी स्टोरी चलनी है। आपको रिमेंबर होना चाहिए PRRs, अभी PRRs का पूरा टॉपिक है, ये हम अभी पढ़ेंगे, बट मैं आपको चाहती थी कि मैं आप लोगों को ये समझा दूं। दिस इज़ द पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स ऑफ इनेट इम्यून सेल्स के पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं, PRRs होते हैं इनेट इम्यून सेल्स के, और इम्यून रिस्पॉन्स इज शेप्ड बाय PRRs। मतलब इम्यून रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है, सबसे पहले PRRs एक्टिवेट होते हैं। PRRs पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स जो हमारे पैम्प्स को, पैटर्न जो हमारे जो पैम्प है ना, पैम्पर लगा के आते हैं जो बैक्टीरिया, which is pathogen association molecular pattern. This one. This is the pathogen association molecular pattern. पैम्प को रिकॉग्नाइज करते हैं और सबसे पहले PRRs एक्टिवेट होते हैं हमारे इनेट सेल्स के। ऐसे हमारी इम्यूनिटी डेवलप, मतलब स्टार्ट ऐसे हो रहा होता है। अब PRRs जो है ना, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं, इसका पूरा लेक्चर है मजीद, लेकिन अभी हम लोग वो नहीं पढ़े। मैं सिर्फ इम्यूनोलॉजी का आपको ऐसे समरी बता रही हूँ कि इतनी मज़े की स्टोरी होने वाली है। ओके, लिसन। अच्छा, इसकी जगह मैक्रोफेज भी मैक्रोफेज के ऊपर भी लगे हुए होते हैं PRRs, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, और पैथोजन पे लगा होता है पैम्प्स। ठीक है, ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर पैम्प्स को रिकॉग्नाइज करता है, इसको इनगल्फ करता है, इसका क्रच मरच क्रूचरूमर बना के इसका एक पीस एज एंटीजन फतह के तौर पे, सर्टिफिकेट के तौर पे अपनी MHC2 पे लगाता है और शो ऑफ करके भागेगा हमारे किसके पास, अडॉप्टिव सेल्स के पास जो कि B और T सेल्स हैं, और दिखाएगा देखो पैथोजन आया, एक्टिवेट हो जाओ।
दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोरी। लेकिन न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल ये सारे इनगल्फ करते हैं, मगर फतह का झंडा नहीं लगा सकते क्योंकि इनके पास MHC2 नहीं है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नहीं है और ये एडॉप्टिव सेल्स को जाके एक्टिवेट नहीं करेंगे। सिर्फ ये 2 सेल्स हैं। प्राइमरली ये सेल है, डेंड्रिटिक सेल जल्दी भागता है, मतलब कुछ लोग ज़्यादा जल्दी शो ऑफ नहीं करते, वो वाला बंदा है, तो फ़ौरन भाग के एडॉप्टिव सेल्स के पास जाता है और कहता है एक्टिवेट हो जाओ। अब मेरी बात सुन लें, अब हमारी बुक की ये वाली लाइन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दिस वन क्या क्लियर होनी चाहिए आपको कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनेट होस्ट डिफेंस, जो हमारे इनेट सेल्स है ना, वो 2 फंक्शंस परफॉर्म करें, एक तो खा लिया हमारे और एक्टिवेट करें अडॉप्टिव इम्यूनिटी को। अब कैसे एक्टिवेट कर रहे हैं, ये लाइन का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि इनके पास होते हैं MHC2 जिसके ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट करते हैं और भाग के टी सेल्स को दिखाते हैं कि एंटीजन आया है, एक्टिवेट हो जाओ। इसके थ्रू मतलब इनेट सेल्स एक्टिवेट कर रहे हैं हमारे अडॉप्टिव सेल्स को। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। तो ये हमारी स्टोरी है और पता है इस चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर नंबर 57 है, बच्चों को कभी समझ नहीं आता क्योंकि इसमें पूरी इम्यूनोलॉजी की लाइंस लिखी हुई हैं बेसिक। तो ये हमारे हो गए अब तक के 2 कंसेप्ट। ओके, और ये आपको स्टिकी नोट बनाना पड़ेगा वरना आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए कल का जो मैंने लेक्चर था वो मैंने लिखा था कि जो हमारे दिखावा करने वाली डॉल्फिन है ना, जिसमें हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ये सिर्फ हमारे पास 2 हैं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास एक और सेल भी है अडॉप्टिव का, वो है बी सेल। बी सेल भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे, वो भी MHC2 है, उसके पास MHC2 है और वो एंटीजन को प्रेजेंट करता है और कहता है मैंने फतह कर लिया एंटीजन को। ओके, दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी ऑफ इम्यूनोलॉजी। A few moments later. ओके बच्चों, हमें यहाँ तक पता चल गया कि हमारे जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं उन्होंने क्या किया, एंटीजन को रिप्रेजेंट किया और फ़ौरन भाग के टी सेल्स के पास गए और टी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया और उन्होंने बी सेल्स को एक्टिवेट किया। बी सेल्स क्या करेंगे, ऑलरेडी नो आपको एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। बी सेल्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। हर बच्चे को पता है, अब तो हम इतने एक्सपर्ट हो गए इन सारी चीज़ों में, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अब ये जो चैप्टर नंबर 57 है इसमें ही हमारे इन्होंने ना एंटीबॉडीज़ के फंक्शन बता दिए। हालांकि जो नेक्स्ट चैप्टर है 58 उसमें मैक्रोफेजेस के फंक्शन बताएंगे, जो मैक्रोफेज के फंक्शन है या डेंड्रिटिक सेल, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एंटीबॉडीज़ के फंक्शन बता दिए हैं कुछ, ठीक है। इसका अलग से भी चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर बस आपको इतना पता होना चाहिए एंटीबॉडीज़ के बारे में कि 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। बी और टी लिम्फोसाइट्स के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एक तो इनमें बहुत डाइवर्सिटी है। व्हाट डज इट मीन अबाउट डाइवर्सिटी है, इनमें क्या माइंड में आ रहा है आप लोगों के। और दूसरा, इनके पास लॉन्ग मेमोरी है। तीसरा, ये बहुत स्पेसिफिसिटी है। ऑलरेडी मैंने बता चुकी थी कि हमारे पास ऑलरेडी मैंने आपको ये बात बताई हुई थी कि हमारी जो NCCIA जो कि अडॉप्टिव इम्यूनिटी है, जिसमें बी और टी सेल्स आते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक इन द सेंस बी और टी सेल्स जो है ना तब रिएक्ट करते हैं जब उनको स्पेसिफिकली क्या होता है, बैक्टीरिया आ गया या फिर वायरस आ गया, जो कि मैंने रजब बट बनाया था वायरस को कि ये रजब बट है। और पैरासाइट मैं बनाती हूँ अपनी इकरा कवल को, क्योंकि ये 5 बहनें हैं तो बड़ी है। अब ना ये 3 अगर स्पेसिफिकली, अब NCCI ने इसको स्पेसिफिक सज़ा देनी है, इसको स्पेसिफिक सज़ा देनी है, इसको स्पेसिफिक सज़ा देनी है, तो ये बड़ा स्पेसिफिक है। अब डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल 100 टाइप्स के बैक्टीरिया आ रहे हैं, 100 टाइप्स के बैक्टीरिया, तो ये 100 टाइप्स के बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अलग मेमोरी बनाएगा। आपको मैंने अलग बताया था कि इट हैज़ मेमोरी, मैंने ऑलरेडी इसका पॉइंट बताया था आपको। इट इज़ स्पेसिफिक, एक तो स्पेसिफिक हर किसी के साथ एक्ट करती है और इनके पास मेमोरी होती है, रिकॉर्ड ठहरा होता है NCCIA के पास, ये रिकॉर्ड रखती है हर क्रिमिनल का
कि ये क्रिमिनल पहले आया था नहीं। अगर 100 क्रिमिनल्स अब तक आपकी बॉडी में आ चुके हैं ना, तो 100 क्रिमिनल्स के खिलाफ इसके पास मेमोरी होगी, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया कि बेटा इसकी डाइवर्सिटी है। 100 अगर आ रहे हैं ना, तो 100 को अलग अलग रिस्पॉन्ड करेगी। स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है, लॉन्ग मेमोरी है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बताई हुई है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। मतलब इन्होंने ना यहीं पर बता दिया व्हाट इज़ CD। मैंने आपको नाम बताया था टी सेल्स के बारे में, CD4 कहते हैं और CD8 सेल्स कहते हैं। ये क्या होते हैं पहले ये समझ लो, ठीक है। ओके, हमारे पास वेट अ मिनट, हमारे पास टी सेल्स जो है ना उसकी 2 टाइप्स हैं, और इन्होंने क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन से बताया है, इसको CD कहते हैं, ठीक है। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, हमारी बुक ने CD4 है और एक है CD8, ठीक है। इसका अलग एक टॉपिक है, बट अभी के लिए यही समझना है कि एक तो इसको ये ना किस बेस पे टी सेल्स हैं, मतलब टी सेल्स की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीचर। मतलब ये अलग शक्ल का है, ये अलग शक्ल का है, CD4 अलग है। अच्छा, CD4 का दूसरा नाम है हमारे पास टी हेल्पर सेल, ठीक है, टी हेल्पर सेल। इसको हम TH के तौर पे भी लिखते हैं, ऐसे टी हेल्पर सेल। और इसका दूसरा नाम है साइटोटॉक्सिक सेल और किलर सेल कहते हैं इसको। तीसरा नाम है किलर सेल से क्या मुराद है, ये जो इन्फेक्टेड हमारा सेल है ना, जिसके अंदर पैथोजन आए हुए हैं, मतलब इन्फेक्टेड सेल हमारे सेल को साथ इकट्ठा डैमेज पूरा का पूरा ख़त्म कर देता है, इसलिए हम इसको किलर सेल कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास टी हेल्पर सेल है ना, हम आगे पढ़ेंगे, इसकी 4 टाइप्स हैं, ठीक है। अभी आपने इसकी 4 टाइप्स को मेमोराइज नहीं करना, बस इतना याद रखना है, टी हेल्पर सेल है जो CD4 है, इनकी 4 टाइप्स हैं। और जो CD8 सेल्स है ना, जो किलर सेल है, साइटोटॉक्सिक सेल है, इसकी कोई टाइप नहीं है, बट ये इतना ही है। इसकी हमारे पास 4 टाइप्स हैं, आगे हम मज़ीद 4 पढ़ेंगे, बस इतना सा है, ठीक है। अच्छा, आपको ऑलरेडी पता है जो हमारे टी सेल हैं, चाहे टी हेल्पर सेल हैं या साइटोटॉक्सिक सेल हैं, इनके ऊपर TCR लगे हुए होते हैं, और जो B सेल्स होते हैं उन पे BCR लगे हुए होते हैं। बी सेल रिसेप्टर कहते हैं, जिससे ये एंटीजन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ते हैं। लेकिन जो इनेट सेल्स हैं उस पर मैंने आपको क्या बताया था, PRRs लगे हुए होते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके थ्रू वो किसी भी पैथोजन को पकड़ते हैं। और जो हमारा पैथोजन है उसके ऊपर पैम्पर लगा होता है, उसको पैम्प्स कहते हैं। तो बेसिकली ये हो रहा है। अब आप लोगों को, रुक जाओ, इसको साइड पे करते हैं, ठीक है। अब आप लोग बड़े ही क्लियर हो गए हो कि हमारे पास टी सेल्स की कितनी टाइप्स हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन किसे कह रहे हैं, CD4 क्या है, CD8 क्या है, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन आ गई है, द अडॉप्टिव आर्म इज टिपिकली एक्टिवेटेड ओनली आफ्टर द इनेट आर्म। मतलब कि अगर जब तक इनेट आर्म एक्टिवेट नहीं होगा, अडॉप्टिव आर्म एक्टिवेट नहीं होगा। ये वही बात है जो कि मैंने पिछली मतलब अभी रिसेंटली मैंने आपको बताई है ये बात, ठीक है, कि जब तक इनेट सेल्स एक्टिवेट नहीं हो रहे, वो पैथोजन या एंटीजन को नहीं वो करेंगे, तब तक हमारे अडॉप्टिव आर्म की सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगी। क्योंकि यही डेंड्रिटिक सेल जाके टी सेल्स को शो करता है कि मैंने एंटीजन पकड़ लिया, तुम एक्टिवेट हो जाओ, और बी सेल को एक्टिवेट करो, वो एंटीबॉडीज़ बनाए और एंटीबॉडीज़ आ जाओ इधर किल करने के लिए पैथोजन को। दिस इज़ द स्टोरी। उसके बाद आ जाती है वही बात MHC के बारे में। MHC प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं, इसका नाम होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स। ये पूरा हमारा एक टॉपिक है, मेजर हिस्टोकम्प्लेक्स। और ये अब आपको यहाँ मैंने बता दिया था कि तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स पे हमारे तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स पे MHC1 लगी हुई होती है। और जो हमारे पास सिर्फ 3 सेल्स हैं, विच इज़ द APCs, डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेज और बी सेल, जिनके ऊपर हमारे पास MHC2 भी लगी हुई होती है। MHC1 के साथ MHC2 भी लगी हुई होगी, ठीक है। यहाँ पर भी MHC1 के साथ MHC2 भी लगी हुई होती है। और बाकी न्यूक्लिएटेड सेल्स में हमारे पास, जिसके ऊपर ये एंटीजन को रिप्रेजेंट करेंगे और शो करेंगे कि हमने फतह कर लिया, हम जीत चुके हैं,
सिंपल इज़ दैट। उसके बाद ना यहाँ पर एक और बात आ चुकी है, हमारी बुक वालों ने ये बात कही हुई है कि बी सेल्स जो है प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अब यहाँ पर ये टेबल है 57.3, इन्होंने यहाँ पर फंक्शंस बताए हुए एंटीबॉडीज़ के। आप लोगों को बस ये याद होना चाहिए एंटीबॉडी क्या करती है। बेसिकली जब ना बी सेल्स जब डेंड्रिटिक सेल्स टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, टी सेल्स बी सेल को एक्टिवेट करते हैं और बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, तो एंटीबॉडीज़ पैथोजन को जाके, जो भी बैक्टीरिया या वायरस आया हुआ है, कोई भी चीज़ आई हुई है, ठीक है, पैथोजन आया हुआ है, कोई भी फंजाई, बैक्टीरिया, पैरासाइट, कुछ भी आया हुआ है, तो उसको जाके सिर्फ 3 तरीक़ों से किल करेगी। इन 3 के नाम याद कर लें, इनका पूरा अलग से चैप्टर है, आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। या तो ऑप्सोनाइजेशन करेगी या न्यूट्रलाइजेशन करेगी। ऑप्सोनाइजेशन किया है, न्यूट्रलाइजेशन किया है और डायरेक्ट किलिंग किया है, ये हम आगे देखेंगे। सिर्फ आपको नाम याद होना चाहिए, ये नाम ही याद होना चाहिए कि मैक, इसको कहते हैं डायरेक्ट किलिंग को, MAC की मैक। ये हम आगे पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर नाम याद होना चाहिए इस टेबल में कि इन्होंने फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज़ बताया हुआ है। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप जो है ना एंटीबॉडी कैसे किल करेगी, ऑप्सोनाइजेशन करेगी, न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा आप लिखो डायरेक्ट किलिंग करेगी, जिसको हम मैक कहते हैं। अभी इतना याद कर लो, दैट्स इट फॉर यू, ओके। अब आ जाती है एक न्यू बात जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। A few moments later. वो न्यू बात क्या है, हमारी बुक में लिखा हुआ है एक वर्ड नेव, NAVIE, नेव बी सेल्स। नेव बी सेल्स का मतलब क्या है, इसका मतलब लिख लो मासूम, मासूम या इमेच्योर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, क्या मतलब, इस बात का क्या मतलब हुआ। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो हमारे बी सेल्स हैं ना, इन्होंने ये न्यू आए हैं अभी लिम्फॉइड सेल्स में, नए बन के आए हैं, लिम्फ नोड्स में ना न्यू बन के आए हैं, और इनको हम कह रहे हैं नेव। नेव मीन मासूम। इन्होंने अभी तक एंटीजन नहीं देखा, इन्होंने बाहर की दुनिया अभी तक नहीं देखी, ये अभी अपने बिल में ही पड़े हुए होते हैं। बी सेल्स ना लिम्फ नोड में ही पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अभी ये न्यू है, मासूम है, नेव, ये बाहर की दुनिया नहीं देखी, इनको चालाकियाँ नहीं आती, ये बड़े मासूम हैं। लेकिन जैसे ही डेंड्रिटिक सेल आता है ना, इसको एंटीजन दिखाता है टी सेल्स को और बी सेल्स को, तो बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और जाके एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। BCR खुद भी, बी सेल्स खुद भी जाते हैं, पहले जाके पैथोजन को पकड़ते हैं, ये बी सेल्स हैं, ठीक है। तो अब ये जब इसने एक बार एंटीजन को जब इसने एक बार अपने पैथोजन को, इसने बाहर के दुश्मन को देख लिया, बाहर की दुनिया को, पैथोजन को देख लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाएगा। अब इसको नेव नहीं कहेंगे। नाइव मीन, नेव नहीं नाइव, बेसिकली नाइव का मतलब है बी सेल, जिसने अभी तक एंटीजन का एक्सपोजर ना देखा हो, इसने पैथोजन अभी नहीं देखा, ये अभी अपने बिल में है। जब ये बाहर की दुनिया में जाएगा, निकलेगा, अपने पैथोजन को देखेगा, उसको किल करेगा, तब ये मैच्योर हो जाएगा कि मेरे ऐसे दुश्मन आने वाले हैं, और अपनी मेमोरी में स्टोर कर देगा। बी सेल्स क्या बनाते हैं, मेमोरी सेल्स बनाते हैं, और अपनी मेमोरी में पूरी जिंदगी के लिए स्टोर कर लेगा, ये मेरा दुश्मन था और ये दोबारा आ सकता है। दैट इज इट। यहाँ पर ये जो फिगर हमारे पास 57.1 है, इसमें यही बात नेव बी सेल्स के बारे में लिखी हुई है कि ये सेल क्या है, इसने अभी एंटीजन का एक्सपोजर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही इसने एंटीजन को पकड़ लिया ना, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। बी सेल क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज 3 टाइप से किल करेंगे, ऑप्सोनाइजेशन करेगी, न्यूट्रलाइजेशन करेगी या डायरेक्ट किलिंग करेगी। दैट्स इट। यहाँ पर ये फिगर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस टी सेल्स का भी बताया है। नेव टी सेल्स का मतलब ये है कि उसने अभी तक एंटीजन नहीं देखा, वो मासूम है, ठीक है। ये भी नेव टी सेल, टी हेल्पर सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। साइटोटॉक्सिक सेल्स पूरे सेल को जाके किल कर देते हैं, और टी हेल्पर सेल में 4 टाइप्स होती हैं, आगे पढ़ेंगे, अभी छोड़ दो इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी फिगर पे। ये हमारे पास है फिगर 57.2, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये वाली मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले क्या होता है कि मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक सेल, ये पहले अपने जो पैथोजन है उसको PRRR से और पैम से इनका अट्रैक्ट होंगे और ये इसको इनगल्फ करेगा, फैगोसाइटोस करेगा। फिर ये जाएंगे नेव टी सेल के पास, मासूम टी हेल्पर सेल्स के पास जाएंगे। किस में जाएंगे, लिम्फ नोड्स के अंदर जाएंगे। लिम्फ नोड्स में पड़े हुए होते हैं बी सेल्स और टी सेल्स, ठीक है। लिम्फ नोड में जाएंगे और टी सेल को
दिखाएंगे MHC प्रोटीन के थ्रू, MHC2 प्रोटीन के थ्रू दिखाएंगे एंटीजन आ गया, तुम एक्टिवेट हो जाओ, टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करेंगे और वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। बेसिकली यहाँ पर ये बात लिखी हुई है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। CD4 के बारे में, पॉजिटिव हेल्पर सेल के बारे में लिखा हुआ है और वो एक्टिवेट करता है CD8 को। ये इसकी पूरी साइकिल है, आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर में, उससे पहले मैं नेक्स्ट लेक्चर बताने से पहले मैं आपको एक लास्ट चीज़ बता दूं कि ये जो हमारे पास, मैंने ह्यूमोरल का भी बताया था आपको सेल्स के अलावा, जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं या मैक्रोफेजेस है ना, ये जब ना एंटीजन को फैगोसाइटोस कर रहे होते हैं, तो मतलब जब इनके ना जो PRRs है ना, जैसे ही इसके ऊपर ना ये अटैच हो रहा होता है, उसी टाइम ये साइटोकाइंस भी रिलीज़ कर रहे होते हैं। साइटोकाइंस क्या है ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। ये केमिकल्स हैं, ये क्या है, ऐसे समझो फ़ोन कॉल है। व्हाट इज़ द फ़ोन कॉल, कि ये जो हमारी डॉल्फिन पुलिस है ना, ये क्या करती है, पहले कॉल करती है NCCI को कि भाई क्रिमिनल आ चुका है, तुम क्रिमिनल पहले कॉल कर चुके हैं। देखो जैसे ही एंटीजन उसके साथ अटैच हुआ ना, साइटोकाइंस रिलीज़ किया और वो टी सेल्स के पास जा रहे हैं, कॉल जा रही है। लेकिन जब वो किल करके एंटीजन प्रेजेंट कर लेगा ना, खुद भाग के जब जाएगा ना टी सेल्स के पास, फिर वो पूरी टोटली एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब टी सेल्स के पास दो सिग्नल जा रहे हैं, पहले कॉल जा रही है, फिर खुद से वो भाग के गया बताने के लिए, फिर टी सेल्स एक्टिवेट होंगे। दो चीज़ें हो रही हैं। साइटोकाइंस का अलग से टॉपिक है, इसमें कीमोकाइंस भी आते हैं, इंटरफेरॉन्स भी आते हैं, और कंप्लीमेंट सिस्टम का भी अलग से टॉपिक है कि डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस कैसे हमारे साइटोकाइंस रिलीज कर रहे होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोरी। ये मतलब स्टोरी है, इसको आपने रट्टा नहीं लगाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी देखेंगे और इम्यूनोजेंस के बारे में पढ़ेंगे।